हेलो एवरीवन। तो आज हम पॉलिटिका लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब एक आइडिया होता है वो देख लिया था। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कंट्री फॉलो करती है। फिर दिन हमने देखा था कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है इंडिया दैट इज़ भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसके हमने रीजंस पढ़े थे, डॉक्टर अम्बेडकर ने दिए थे। ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं और आर्टिकल 2 को समझते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स होती है, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट। तो एडमिशन यहाँ पे क्या बोलता है, मतलब एडमिट करना, मतलब किसी फॉरेन स्टेट को इंडिया के अंदर एडमिट करना, फॉर एग्जांपल सिक्किम। और एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, एस्टैब्लिशमेंट मतलब क्या होता है, किसी स्टेट को बाइफरकेट करना या फिर उस स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश को दो स्टेट में बाइफरकेट करते हैं हम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी जाती है कि वह बाय लॉ, कि सेंटर में पार्लियामेंट में लॉ लाकर बाय लॉ एडमिट into the union or establishment new states on such terms and conditions एज इट थिंक्स फिट। मतलब क्या, जैसा सेंटर को लगता है पार्लियामेंट को लगता है वैसा कर सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास आता है शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सेंटर स्टेट एक कॉन्करेंट लिस्ट है। अब स्टेट सेंटर यहाँ पे जो लॉ सेंटर चाहती है, फॉर एग्जाम्पल तेलंगाना को कुछ पर्टिकुलर लॉज जो है नहीं दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल सेंटर बोलती है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंटर मैनेज करेगा तेलंगाना का। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है एज इट थिंग्स फिट में। ठीक है। तो यहाँ पे सिक्किम को जो है इस एडमिट किया गया था इंडिया में। फॉर एग्जांपल पहले जो है सिक्किम जो है चोग्याल डायनेस्टी में एक प्रिंसली स्टेट था। बाद में सिक्किम को चाइना के अटैक से बचाने के लिए और अग्रेशन से बचाने के लिए इसको प्रोटेक्टोरेट बनाया जाता है। उसके आगे हम चले तो 1973 में, स्प्रिंग ऑफ 1973 में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया जाता है और सिक्किम एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, जहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी के हेड जो किंग है उसको नॉमिनल हेड बना दिया जाता है। ठीक है। नॉमिनल हेड बना दिया जाता है। इसके लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 35th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है 1974 में। इसी के नेक्स्ट ईयर क्या होता है, जो सिक्किम को जो इंडिया में मर्ज कर लिया जाता है, चोग्याल डायनेस्टी के जो किंग है उनको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। और इसके लिए जो है 36th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है। अब हम आगे चले तो आर्टिकल 3 पे आते हैं। अब आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि स्टेट जो है किसी भी स्टेट को मर्ज कर, दो स्टेट को मर्ज कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को बाइफरकेट कर सकता है, उसकी बाउंड्री को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, साथ में उसकी बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है, उसका नाम भी चेंज कर सकता है। और इस सब के लिए क्या है, सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है, सिंपल मेजोरिटी की। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हम आते हैं कंसल्टेटिव प्रोसेस पे। तो कंसल्टेटिव प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को बाइफरकेट करना है, इसके लिए बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में। लेकिन ये बिल पार्लियामेंट में लाने से पहले जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट क्या करता है, ये बिल जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को सेंड करता है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास करती है और काफ़ी हाई मेजोरिटी पे इस बिल को रिजेक्ट करती है, बोलते कि हम एक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश चाहते हैं। लेकिन अब ये बिल वापस जाता है प्रेसिडेंट के पास। अब ये प्रेसिडेंट बिल क्या करता है, जो है पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में, जिसमें 543 मेंबर्स है। और इसको पास कराने के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत है। ये बिल पास होता है क्योंकि ये जो रेजोल्यूशन और व्यूज है स्टेट गवर्नमेंट के, ये बाइंडिंग नहीं है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंसल्टेटिव प्रोसेस। मतलब आपको ये बिल लाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट से एक बार कंसल्ट बात करना पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं तो आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन हमने देखा। आंध्र प्रदेश का बाइफिकेशन होता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो सेपरेट स्टेट की क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे हैदराबाद जो है दोनों के लिए 10 साल तक एक कॉमन स्टेट होता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश को बोल दिया जाता है कि आप उसके बाद अपनी खुद की एक कैपिटल डिक्लेयर करो और बना लो। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तो हम देखते हैं हाउ JNK वॉज बाइफर्केटेड। अब हमने अभी तक 3 आर्टिकल देखे, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। अब इन आर्टिकल में से JNK पे कौन सा अप्लीकेबल है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी जो है एक स्टेट है इंडियन गवर्नमेंट के अंदर, इंडिया के अंदर। अब लेकिन JNK के पास क्या है, आर्टिकल 370, एक स्पेशल आर्टिकल।
जिसकी वजह से क्या होता है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अप्लीकेबल नहीं है। मतलब यहाँ पे सेंटर जो है लॉज पास नहीं कर सकती, पहले उनको जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगी। तो यहाँ पे होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है प्रेसिडेंट्स रूल JNK में। अब प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने की पावर है, वो चली जाती है पार्लियामेंट के पास। मतलब पार्लियामेंट जो है स्टेट के लिए लॉज बनाएगा, ठीक है। तो वापस से वो आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग लॉज बिल लाया जाता है। अब ये बिल लाने के लिए पहले इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजना पड़ेगा, स्टेट के व्यूज़ लेने के लिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस जो हमने समझा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल लाया जाता है, इसको JNK में सेंड करना है, लेकिन JNK तो है ही नहीं। तो क्या होगा, ये बिल जो है पार्लियामेंट के पास जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट ही जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए लॉज बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट इस बिल को लाता है, पार्लियामेंट बोलता है ठीक है हम पास करते हैं इस बिल को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाओ। ये बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में 245 मेंबर्स मेजोरिटी से इसे पास कर देते हैं, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। राज्यसभा में पास होता है। इसके बाद लोकसभा में ही बिल लाया जाता है, तो लोकसभा में ही पास हो जाता है, 543 मेंबर्स है, दोनों जगह पास हो गया। मतलब क्या, अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, इसको भी यूटी बना दिया जाता है, इसको यूटी बनाया जाता है, और लद्दाख, इसको भी यूटी डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या होता है, अब ये मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे पहली चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ आंसर्स देना थे कि प्रेसिडेंट रूल जो है टेम्पररी नेचर होता है, मतलब क्या टेम्पररी होता है, और आपने यहाँ पे परमानेंट चेंज कर दिया है, परमानेंट चेंज कर दिया है। तो क्या जो प्रेसिडेंट रूल में टेम्पररी रूल्स के थ्रू क्या परमानेंट किसी स्टेट में चेंज किया जा सकता है। सेकंड था कि आपको स्टेट के व्यूज़ लेना थे, जब आप आर्टिकल 2 और 3 क्योंकि उनके बेसिस पे लॉज ला रहे हो, पार्लियामेंट में बिल ला रहे हो, तो आपको स्टेट के व्यूज़ लेना चाहिए, लेकिन स्टेट असेंबली उस टाइम थी ही नहीं, तो आपने व्यूज़ का किससे लिए। थर्ड थिंग कि कल से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सारे स्टेट को एक यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी बना दे, यूनियन टेरिटरी बना दे, और फेडरेशन तो पूरा ख़त्म ही हो जाए यहाँ पे इंडिया में। जबकि फेडरेशन की हम बात करें तो इंडिया का ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देना थे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, लद्दाख जो गवर्नमेंट ने करा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब क्या, आप एक स्टेट को बांट कर उसमें से थोड़े से पार्ट को यूटी बना सकते हो, लेकिन क्या पूरे स्टेट को आप एज अ यूटी डिक्लेयर कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने हमें एश्योरेंस दिया है कि थोड़े टाइम बाद हम इसको स्टेट वापस से डिक्लेयर कर देंगे। मतलब जो यूटी है, यूटी स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, वो टेम्प्ररी बेसिस पे है ये भी। तो सॉलिसिटर जनरल जो है यहाँ पे एश्योरेंस देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, चूँकि सॉलिसिटर जनरल ने अभी हमें एश्योरेंस दिया है कि हम वापस से इसको यूटी बना देंगे, सॉरी स्टेटहुड दे देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि इसमें हमें अभी आंसर इसका नहीं करते हैं। इसका आंसर अभी हम लेट्स नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब क्या, लेट्स नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये बोलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 4 पे। अब हमें पता है जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उसमें हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहती है, स्पेशल मेजोरिटी। लेकिन जब हम आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं, अमेंड करते हैं, तो उसमें हमें लगती है सिंपल मेजोरिटी। अब इसका रीज़न है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहता है कि अगर आर्टिकल 2 और 3 के बेसिस पे कोई लॉज लाए जाते हैं तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके बेसिस पे क्या हो रहा है, अगर आप आर्टिकल 2 और 3 के अकॉर्डिंग लॉ लाते हो, तो हमने क्या पढ़ा है
कि आपको फर्स्ट शेड्यूल में और फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस करना पड़ेंगे। मतलब क्या, फर्स्ट शेड्यूल में आपके सारे यूटीज और स्टेट के नाम, उनकी बाउंड्रीज, ये सब रहते हैं। फोर्थ शेड्यूल में क्या रहता है, तो यहाँ पे राज्यसभा में कितने स्टेट में, कितने स्टेट से कितने एमपीज यहाँ पे राज्यसभा में आएंगे। फॉर एग्जांपल यूपी से 31 एमपीज राज्यसभा से आए। ठीक है, तो ये सब कहाँ लिखा रहता है, फोर्थ शेड्यूल में। और ये सब क्या है, इंसिडेंटल है, सप्लीमेंटल है और कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स है। तो इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी में हम काम चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है कि फॉर एग्जांपल फोर्थ शेड्यूल में गवर्नमेंट चाहती है कि यूपी से जो है अब से 60 मेंबर्स आए, मतलब एमपी 60 एमपी सिलेक्ट होके आए, या फिर 31 एमपी सिलेक्ट होके आए। इसको रिड्यूस कर देती गवर्नमेंट, बोलती है सिर्फ 15 एमपी सिलेक्ट होके आना चाहिए राज्यसभा में। तो इसके लिए फोर्थ शेड्यूल में चेंज करने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल मेजोरिटी लेना पड़ेगी फ्लेवर 3 के अकॉर्डिंग, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की 2/3, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट की परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब अगर गवर्नमेंट यूपी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है या फिर आंध्र प्रदेश को और तेलंगाना को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो इक्वली, मतलब क्या, आंध्र प्रदेश में जितने मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे 30 थे, तो कुछ मेंबर्स यहाँ पे जाएंगे और कुछ मेंबर्स यहाँ पे सिलेक्ट होंगे आंध्र प्रदेश से, कुछ तेलंगाना से। लेकिन इनका टोटल जो रहेगा सम, वो अभी भी 30 ही रहेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी 30 ही रहेगा। अगर आपको इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी प्लस नॉट लेस देन थर्ड ऑफ द स्टेट की परमिशन लेना पड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में डिवाइड कर रखा था। और प्रिंसली स्टेट में, मतलब प्रिंसली स्टेट और डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, काफ़ी सारी कमीशंस लाती है। फॉर एग्जांपल दर कमीशन 1948 में, जो बोलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है स्टेट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, बनाना चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस, नॉट ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, लिंग्विस्टिक के लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है किसके बारे में, कि हम ऑलरेडी रिलीजियस के बेसिस पे डिवाइड देख चुके हैं, हम लैंग्वेज के बेसिस पे अब इंडिया में डिवाइड नहीं देखना चाहते। ठीक है, लेकिन काफ़ी सारी जगह इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा रहता है कि इंडिया में जो है तेलुगु स्पीकिंग स्टेट, जो स्पेशली तमिलनाडु साइड में और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे कि लैंग्वेज के बेसिस हमें स्टेट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ठीक है, इसके बाद वापस से जेवीपी कमेटी आती है कि फर्स्ट कमेटी धर कमीशन है, इसकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जेवीपी कमेटी मतलब क्या, जवाहरलाल नेहरू का जे, सरदार पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एस, एंड पट्टभी सीतारामैया का पी। तो जेवीपी कमेटी 1948 में लाई जाती है। ये भी सेम बोलती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे आप जो है स्टेट का बाइफिकेशन करो, स्टेट को बनाओ, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। तो काफ़ी जगह प्रोटेस्ट चलते हैं, वापस से बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। और इसी बीच श्री मुल्लू, एक तमिल पर्सन है, उनकी डेथ हो जाती है, जिन्हें अमर जीवी कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट इंटेंसीफाई हो जाते हैं और स्टेट को फाइनली लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना पड़ती है, जिसे हम फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं, आंध्रा। ठीक है, तो 1950 में आंध्र प्रदेश जो आंध्रा है पहली लिंग्विस्टिक स्टेट बनती है। इसके बाद जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप की जाती है। उनको बोला जाता है कि आप लैंग्वेज को भी एक बेसिस मान के चलना, कि मतलब हो सकता है हमें लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना पड़े। तो यहाँ पे फैसल अली कमीशन सेटअप होती है और ये अपना 1953 में फाइनल में 1955 में जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है। बोलती है कि हम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब क्या, लैंग्वेज को हम मान सकते हैं, लेकिन सिंगल लैंग्वेज को नहीं ले सकते। मतलब क्या, एक कंट्री में हमारी कंट्री में फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया पूरा की पूरा जो है हिंदी स्पीकिंग स्टेट, काफ़ी सारी जगह हिंदी स्पीक करते बोलते हैं, तो क्या हम एक बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेट बना ले क्या, नहीं। या फिर काफ़ी सारी माइनॉरिटीज़ है जो एक ट्राइब्स पीपल है, अब उनकी लैंग्वेज काफ़ी अलग है, तो हमें बहुत छोटी स्टेट बना ले क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लस लैंग्वेज आप दोनों कंसिडर करो, दोनों कंसिडर करो। और लैंग्वेज में
सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी स्पीक होती है, कौन सी बोली जाती है, उसको क्लासीफाई कर लो, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन कर लो। ठीक है, ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ फ्री ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह जो है 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाई जाती है शुरुआत में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद वापस से 2000 में जो है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जो है नई स्टेट को बनाया जाता है। फिर आज के टाइम पर हम बात करें 2025 की, तो क्या आज हमें वापस से सेकेंड एसआरसी की ज़रूरत है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। तो काफ़ी जगह से डिमांड उठ रही है। फॉर एग्जांपल यूपी से जो है बुंदेलखंड और हरित प्रदेश बनाने की डिमांड आ रही है, राजस्थान से मरु प्रदेश बनाने की, कर्नाटका से पूर्व बनाने की, महाराष्ट्र से विदर्भ बनाने की, असम से बोडोलैंड बनाने की, वेस्ट बंगाल से गोरखालैंड बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट है। मतलब क्या कि हमें स्टेट का वो स्टेट बाइफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम वापस से इसी में देख लेते हैं। फेवर की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा और अगेंस्ट की बात करें तो फर्स्ट आता है फेवर में रीजनल पॉलिटिशियंस, मतलब क्या, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, ये पूरा एरिया है, यहाँ पे एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन क्योंकि मेजोरिटी यहाँ पे ये पोर्शन जीत रही है, तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे भी इसके लिए भी लॉ बना रही है। रीजनल पीपल का रिप्रेजेंटेशन कम है, साथ में राज्यसभा में भी ये पे जो इतना मेजोरिटी एरिया है वहाँ से मेंबर जा रहे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। तो फेडरलिज्म बढ़ेगा अगर हमने, मतलब क्या, रीजनल राज्यसभा में रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा होगी इंस्टेड ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, एक ये फेवर में जाता है पॉइंट। सेकंड जाता है प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। एक छोटा स्टेट रहेगा तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है। फॉर एग्जांपल आप यूपी की बात करो तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स ये जो सिटीज़ ये जो डेवलप कर पा रही है, गवर्नमेंट ज़्यादा दूसरी सिटी पे ध्यान ही नहीं दे पा रही है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद और दूसरी मल्टीपल सिटीज़ लो यूपी की, नॉट हैदराबाद। फॉर एग्जांपल हम महाराष्ट्र में लेते हैं तो महाराष्ट्र में पुणे एंड मुंबई। अब और सिटीज़ को भी डेवलप होना चाहिए, तो तो महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब पूरे महाराष्ट्र को में हम सिर्फ पुणे और मुंबई की जीडीपी को इंक्लूड करके ये तो नहीं बोल सकते महाराष्ट्र एक डेवलप स्टेट बन चुका है। ठीक है, थर्ड रीज़न आता है यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस। मतलब क्या, अगर आप छोटा एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो आप अच्छे से मेजरमेंट ले सकते हो कॉस्ट का, इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम अगेंस्ट में बात करें, जब स्टेट का बाइफर्केशन होता है तो पार्लियामेंट उसका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेटअप करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। उसके बाद क्या उस स्टेट के पास रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे वो इनकम जनरेट कर सकती है अपनी खुद की, उन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करके इनकम जनरेट कर सकती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने एक स्टेट बना दी लेकिन इसके पास टैक्सेस कलेक्ट करने का ज़्यादा मेथड है ही नहीं, तो ये स्टेट जो है सेंटर पे डिपेंड रहेगी, तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये अगेंस्ट में। सेकेंड है यूनिटी में दिक्कत आती। थर्ड है यूनिटी में दिक्कत आती है। मतलब क्या, ऑलरेडी इंडिया काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है, खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे जब इतना ज़्यादा डिवाइड होगा तो अब हर एक छोटी, और इंडिया में इतने सारे ट्राइब्स से माइनॉरिटीज़ हैं, अब इतने ज़्यादा स्टेट में बाइफर्केशन और छोटी स्टेट बनाओगे तो हर एक स्टेट से एक न्यू स्टेट, छोटी छोटी स्टेट्स बनने का ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट ज़्यादा क्रिएट हो सकता है इंडिया में। तो ये सारे रीजंस अगेंस्ट में जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यही सब हमने डिस्कशन कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं हम सिटीजनशिप में। तो पार्ट 1 हमने देखा था, आर्टिकल 1 to 4 देख लिए थे। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, आर्टिकल 5 to 11 देखेंगे, जिसमें आता है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप होता क्या है, तो सिटीजनशिप जो है सबसे ज़्यादा लेजिस्लेचर जो है सिटीजनशिप को देखता है पार्लियामेंट में। ठीक है, यहाँ पे सिटीजन्स होते कौन है, एलियंस कौन होते हैं, तो सिटीजन्स वो होते हैं जो लीगली रिकॉग्नाइज होते हैं एक कंट्री के द्वारा। मतलब क्या, वो पॉलिटिकल राइट्स, मैंने पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स दिए जाते हैं सिटीजन्स को। वहीं एलियंस को जो है सिटीजन्स राइट, मतलब क्या, फॉरेनर्स बोलते हैं हम जिनको। अब ये डिपेंड करता है कि राइट्स दिए जाते हैं नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे कुछ राइट्स है जो सिटीजन को, ओनली सिटीजन के लिए है, और कुछ राइट्स है जो सब लोगों के लिए है।
कुछ राइट्स जो है सब लोगों के लिए हैं। अब इसमें भी हम वापस से डिवाइड, अब एलियंस में हम वापस से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एलियन पर्सन ये फ्रेंडली कंट्री से है और एक एनिमी कंट्री से है, तो आपके राइट्स और कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन जो पाकिस्तान से आया हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर चल रही है, तो आपके राइट्स काफ़ी जल्दी हटा दिए जाएंगे। मतलब जो राइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो भी नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे हम बात करें एलियंस की, तो एलियंस जो है नॉन इंडियन सिटीजन जो है वो फंडामेंटल राइट्स में से 14 आर्टिकल, सॉरी 14 नहीं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, यही राइट्स जो है एलियंस के लिए अवेलेबल हैं। 15, 16, 19, 29 एंड 30 यही फंडामेंटल राइट्स एलियंस और फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा नहीं, इसके अलावा नहीं। ठीक है। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजनशिप की, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं। मतलब कि आप गवर्नमेंट बना सकते हो, अपने चुनाव इलेक्शन लड़ सकते हो, वोट कर सकते हो। ये सारे राइट्स फॉरेनर्स को नहीं रहते, ये सिर्फ सिटीजनशिप में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप सिटीजन हो तो आपसे वोट गवर्नमेंट टैक्सेस भी लेती है। तो क्या होता है यहाँ पे गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में। और इंडिया में क्या है, ड्यूल सिटीजनशिप नहीं, मतलब कि आप अगर यूएसए का सिटीजन हो तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं बन सकते, आपको अपनी यूएसए सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल 5, और ये लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और उसी उसी अगले दिन हमारे पास 26 नवंबर, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ था, उसी दिन ये लागू हो जाता है। अब ये बोलता क्या है कि कौन कौन, अब यहाँ पे बताया जाता है कौन कौन सिटीजन इंडिया के सिटीजन है। तो जो हु वॉज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई अगर इंडियन टेरिटरी में बोर्न हुआ तो वो है इंडियन सिटीजन। अगर कोई का पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हुज पेरेंट्स आर बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब क्या उसके पेरेंट्स जो है इंडियन टेरिटरी में बोर्न हुए हैं, तो वो हम इंडियन सिटीजन, उसको भी हम इंडियन सिटीजन मानेंगे। या फिर कोई पर्सन 26 नवंबर 1949 से पहले 5 साल हम गिने, तो अगर आप इन 5 सालों में इंडिया में रह रहे हो, तो जैसे ही कमेंसमेंट होता है, मतलब 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर होता है, हम आपको इंडियन सिटीजन मानेंगे। तो ये सब क्या है, आर्टिकल 5 में इंडियन सिटीजन बनते हैं। ठीक है। लेकिन अब हमें पता है कि इंडिया का जो है पार्टीशन हुआ था, तो मतलब क्या, पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया आए थे, इंडिया से कुछ लोग पाकिस्तान गए थे। तो आर्टिकल 6 किस चीज़ को हैंडल करता है, सो राइट्स ऑफ पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब जो लोग पाकिस्तान से इंडिया है उसके लिए क्या है, आर्टिकल 6। ठीक है। तो नॉट विथ स्टैंडिंग इन आर्टिकल 5, जो पर्सन आर्टिकल 5 में नहीं आते हैं, अ पर्सन हु इज माइग्रेटेड द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडिंग पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या, कोई पर्सन पाकिस्तान से इंडिया आता है, पाकिस्तान में रहता है, ठीक है, अब वो पाकिस्तान से इंडिया आता है तो उसे इंडियन सिटीजन माना जाएगा। He or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in the Government of India Act 1935। अभी हमने पढ़ा था आर्टिकल 5 में गवर्नमेंट इस पर लॉज बनाती है, पढ़ा था कि लेजिस्लेचर जो भी लॉज पास करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अगर आप पाकिस्तान से इंडिया आते हो या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिया में बॉर्न हुए हो, in the case where such person has so migrated before the 19th day of July 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration, or in the case where such person is so migrated on or after 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India। मतलब क्या, यहाँ पे कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान गए पार्टीशन के बाद, अब इनको लगा कि नहीं ये हमने गलत कर दिया कि अब पाकिस्तान अच्छी स्टेट नहीं है, तो ये इन लोग क्या है पाकिस्तान से इंडिया वापस आए। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, जो पाकिस्तान से इंडिया लोग पहले आए थे उस टाइम पे उनको कुछ प्रॉपर्टी देना थी, करेक्ट। अब जो प्रॉपर्टी खाली हुई है, मतलब जो मुस्लिम्स पाकिस्तान गए हैं उनकी प्रॉपर्टी खाली हुई है,
तो उनको जो है इन लोगों की प्रॉपर्टी दे दी गई। अब वापस से ये लोग वापस आ रहे हैं, ये मुस्लिम्स वापस आ रहे हैं, ये पाकिस्तान से वापस आ रहे हैं इंडिया में। तो क्या होता है, मतलब ये सेटलमेंट ऑलरेडी है, मतलब कि खाली कराना पड़ेगा, करेक्ट। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि आप 19 जुलाई 1948 के पहले इंडिया में इंटर हो, तो उसके लिए हम आपको इंडियन सिटीजन मानेंगे। मतलब एक डेडलाइन दे दी जाती है कि आप इससे पहले आपको इंडिया में इंटर होना पड़ेगा। सेकेंड, यहाँ पे परमिट सिस्टम लाया जाता है। मतलब क्या, क्योंकि सेटलमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो गवर्नमेंट एक परमिट सिस्टम लाती है। आप इंडियन गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी में एक अप्लीकेशन जारी करो, वहाँ पे अगर आपकी एप्लीकेशन परमिट एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको इंडिया में एंट्री मिलेगी और आप इंडियन सिटीजन कहलाओगे, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्टिकल 6 जो है इंडियन सिटीजनशिप देता है। वो लोग जो पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, यहाँ पे अब आर्टिकल 7 आता है। तो वापस से जिन लोगों पे आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 अप्लीकेबल नहीं होता उनके लिए, तो जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे उनकी सिटीजनशिप जो है हटा दी जाती है। सिंपल सा यही मतलब है आर्टिकल 7 का। तो आर्टिकल 5 नोट से नहीं, आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947। अब यहाँ पे मार्च 1947 क्यों लिया गया है, क्योंकि फर्स्ट मार्च 1947 में ये पक्का हो गया था कि इंडिया जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया। तो ये डेट मानी जाती है। अब जो भी पर्सन यहाँ पे पाकिस्तान टू इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान इंडिया से पाकिस्तान मूव करता है, उसकी जो सिटीजनशिप है शैल नॉट बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब वापस से वही 19 जुलाई का कंसेप्ट आता है यहाँ पे भी, 19 जुलाई 1948 का, कि आप इंडिया में जो है पाकिस्तान से इंडिया में इस डेडलाइन पे पहले इंटर करो। साथ में परमिट सिस्टम है तो आपको परमिट सिस्टम में पास करो। अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो आपको इंडियन माना जाएगा, नहीं तो आपकी सिटीजनशिप जो है हटा दी जाएगी, इंडियन सिटीजन आप नहीं रहो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 8 पे। तो राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। फॉर एग्जांपल, एक इंडियन सिटीजन है, यूएसए में रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, अगर आप यूएसए में रह रहे हो और आप इंडियन सिटीजन बनना चाहते हो तो क्या करो, आप नियर बाय एम्बेसी जाओ, काउंसलर के पास जाओ, वहाँ से परमिट लो। इंडियन सिटीजन जो भी डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंटल लॉज रूल्स रेगुलेशंस बनाए उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करो और आप इंडियन सिटीजन बन जाओगे। तो ये आर्टिकल 8 है, प्रैक्टिकली डिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया के लिए बात कर रहा है। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 9 पे। तो पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सिंपल सा बोलता है, हमारा नो ड्यूल्सन कंसेप्ट है, नो ड्यूल सिटीजनशिप। मतलब अगर आप यूएसए सिटीजनशिप ले रखी है आपने तो आपको इंडियन सिटीजनशिप आपसे हटा दी जाएगी, आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। मतलब क्या, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट shall subject to provisions of any law that may be passed by parliament। मतलब क्या, आर्टिकल 10 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि आपको सिटीजन किस बेसिस पे बनाया जा रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट इसके लिए लॉ पास करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 11। तो कन्फर्स पावर ऑन द पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप विद रिस्पेक्ट टू एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। मतलब क्या, कंप्लीट आर्टिकल 11 बोलता है कि हम पूरी पावर पार्लियामेंट को देते हैं कि जो भी सिटीजन के रूल्स हैं रेगुलेशन हैं लॉज हैं वो पार्लियामेंट बनाएगा। मतलब आपकी सिटीजनशिप लेनी है, एक्विजिशन सिटीजनशिप देनी है आपको, या फिर आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट करनी है, ये सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो इसके लिए पार्लियामेंट काफ़ी सारे लॉज लाता है। 1955 फर्स्ट आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसके बाद 1986, 92, 3, 5, 15 एंड 19 आते हैं 2019। रिसेंटली जो है 2019 है, अभी तक जो है 6 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की। तो बाय बर्थ, मतलब आप इंडिया में बॉर्न हुए हो या फिर आपके पेरेंट्स जो है वो था इंडियन सिटीजन है तो आपको इंडियन सिटीजन हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जांपल ए और बी एक कपल है, दोनों शादी करते हैं। ए जो है इंडियन है, दूसरा जो है फॉरेनर है, बी जो है फॉरेनर है। अब बी जो है यहाँ पे इंडियन सिटीजन बनना चाहता है तो आप रजिस्ट्रेशन भरो, आप बन जाओगे। लेकिन
यहाँ पे बी को जो हम इंडियन सिटीजन मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए तभी। तो बाय बर्थ अगर आप पेरेंट्स आपके इंडियन हैं, या फिर पेरेंट्स में एक पेरेंट जो है ए और बी, एक पेरेंट जो है इंडियन सिटीजन है, दूसरा जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं है, तो हम आपको इंडियन सिटीजन मान लेंगे। सेकेंड आता है बाय डिसेंट, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन, मतलब क्या? आप यूएसए में रह रहे हो, आपका एक एक जो पेरेंट्स है वो इंडियन है, दूसरा है यूएसए सिटीजन है, ठीक है। अब आप जो चाइल्ड हुआ है वो चाहता है कि मैं इंडियन सिटीजन बन जाऊँ, अब तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ, बन सकते हो। इधर ऑफ पेरेंट्स ड्यूल सिटीजनशिप, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बाय डिसेंट आप बन सकते हो, लेकिन मतलब पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, मतलब वो माइनर को अनदर कंट्री का पासपोर्ट होल्ड नहीं करना चाहिए, तो आप सिटीजनशिप बन सकते हो। प्रोवाइडेड आल्सो दैट नो सच बर्थ शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस द पेरेंट्स ऑफ सच पर्सन डिक्लेयर in such a form and in such a manner as may be prescribed that the minor does not hold the passport of another country, उसके पास अनदर कंट्री का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। फिर रजिस्ट्रेशन से पर्सन हु मैरिड टू सिटीजन ऑफ इंडिया वो रजिस्ट्रेशन करे और आपकी सिटीजनशिप हो जाएगी, ठीक है। पर उसके लिए कुछ लिमिट्स होती है, फॉर एग्जांपल आपको 14 ईयर्स जो है कंट्री में रहना पड़ेगा या फिर 7 ईयर्स, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है लॉज के थ्रू। नेक्स्ट आता है बाय नेचुरलाइजेशन, शी इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब क्या? आप सिटीजन बन सकते हो इंडिया के, लेकिन पहला डिमांड ये है कि आपको उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जाम्पल उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग इंडियन पीपल को जो है आपको सिटीजनशिप नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान जो है इंडियंस को सिटीजनशिप नहीं दे रहा है, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको भी इंडिया जो है सिटीजनशिप नहीं देगा। बट फॉर एग्जांपल कनाडा के लोग, कनाडा में इंडियन को सिटीजनशिप मिल रही है बाय नेचुरलाइजेशन, तो कनाडा के लोगों को भी हम इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन दे सकते हैं। वो क्या करता है, अब उसमें कुछ डिमांड, सेकंड डिमांड आती है कि वो शी रिनाउंसेस द सिटीजनशिप ऑफ द अदर कंट्री, वो अपनी अदर कंट्री सिटीजनशिप जो है हटा देता है। शी हैज़ एन एडिक्वेट नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 8th शेड्यूल में कोई सी भी लैंग्वेज उसको आना चाहिए, ठीक है। शी इंटेंड टू रिसाइड इन इंडिया आफ्टर नेचुरलाइजेशन, और आफ्टर इंडियन सिटीजनशिप लेने के बाद इंडिया में रिसाइड करने का सोच रखा है, तो उस तरह बाय नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। लेकिन अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अच्छा फिलोसोफर है, साइंस है, आर्ट लिटरेचर काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस में काफ़ी तरह हिस्सा ले रखा है, तो ऐसे पर्सन को जो है गवर्नमेंट वेवर दे सकती है कि आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एवरी नेचुरलाइज सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल हम बात करें नेचुरलाइजेशन की, तो मदर टेरेसा, ठीक है। आप आगे चलते हैं, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, if any territory becomes part of India, the government of India shall specify the person of the territory who shall be the citizen of India. For example, पाकिस्तान को जो इंडिया एक्वायर कर लेता है, पाकिस्तान को जो इंडिया एक्वायर कर लेता है कम्प्लीटली, तो क्या यहाँ के सिटीजन को सिटीजनशिप जो इंडिया गवर्नमेंट देगी वो उसके लिए लॉ गवर्नमेंट लाएगी। फॉर एग्जांपल आसिम, इसमें गवर्नमेंट लॉ ला सकती है आसिम मुनीर को जो है सिटीजन, इंडिया का सिटीजन नहीं बनाया जाए, ठीक है, समंदर में फेंक दिया जाए, तो ऐसे लॉज गवर्नमेंट ला सकती है। अब यहाँ पे आ सकता है लॉज ऑफ सिटीजनशिप, मतलब क्या? फर्स्ट आता है बाय रिन्यूंसिएशन, मतलब कोई पर्सन अपनी सिटीजनशिप खुद से बोल देता है कि मैं आज से इंडिया का सिटीजन नहीं हूँ, तो लॉ बाय रिन्यूंसिएशन अपनी सिटीजनशिप मना कर देता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।